वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं मैं आईटीआई का मैकेनिकल वालों के लिए क्लास लेता हूं। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 25 नवंबर को एनएससीएल नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का एग्ज़ाम था, तो उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो वो एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हो जाएगा। तो बाद में आप लोगों को एग्ज़ाम डेट मिल जाएगा। तो इससे पहले मैं डिस्कस करूँगा एनएससीएल का ऑफिशियल पेपर है जो फीटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वेल्डर के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये ऑफिशियल पेपर है, आप देख सकते हैं। मैं ऑफिशियल पेपर बोल के कोई भी फेक न्यूज़ आप लोगों को नहीं देता हूँ। जो ऑफिशियल पेपर होता है उसका बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो इससे पहले भी मैं बहुत सारा एग्जाम का ऑफिशियल पेपर का लेके ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनएससीएल का मशीन मैन का पेपर को लेके। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं ये जो एग्ज़ाम होगा टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 70% होगा अपना ट्रेड से और 30% होगा नॉन टेक्निकल से। आज हम डिस्कस करेंगे टोटल 35 क्वेश्चंस और बाकी 35 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अगर आज का वीडियो अगर आप लोग को सही में पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं। तो आज का वीडियो आप लोग पूरा देखना, वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगा। वीडियो में बहुत ही एफर्ट का साथ बनाऊंगा, तो वीडियो को देखते रहना। ठीक है, मैं ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ जो क्वेश्चन देख के आंसर बता दूंगा। जितना ज़्यादा हो सके मैं हर क्वेश्चंस का 100% सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये अगर आप लोग पेपर सर्च करेंगे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, लेकिन उतना अच्छा नहीं डिस्कस किया है जो मैं डिस्कस करूंगा उतना। तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम था, 2 घंटा टाइम था। ठीक है, आज पेपर डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ को लेकर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का ऑफिशियल ग्रुप है। इसमें टोटल 500 का आसपास स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन किया है। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो इधर ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है या मेरे साथ कॉन्टेक्ट करना होता है तो आप लोग प्लीज़ इस ग्रुप में जुड़ जाइए। तो बहुत सारा स्टूडेंट है, तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो आप इधर पोस्ट कर सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन सही सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाएगा तो बाद में मैं दिखूंगा, मैं आंसर देने का 100% कोशिश करूंगा। तो जो स्टूडेंट अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट लिंक पे जाके क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का पेपर डिस्कशन। तो आप देख सकते हैं कि जो एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 काटा जाएगा। ठीक है, मतलब 4 क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो 1 नंबर काटेगा। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आप लोग को याद रहना चाहिए। तो ये ओएमआर शीट में हुआ था एग्जाम, तो इस बार कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछ रहा है। इधर हिंदी में क्या बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये होता है त्रिभुज का जो एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, तो हाफ इंटू आधा इंटू ऊंचाई। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, ये कोई भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर स्पेशली पूछेगा स्केलेन ट्राइंगल, SCALANE, मतलब विषम बाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्केलेन ट्राइंगल या विषम बाहु त्रिभुज, तो इसका फॉर्मूला होता है √S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, तो ये होता है स्केलेन ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो S का वैल्यू क्या होता है, S का वैल्यू होता है S इजिकल टू होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। तो A प्लस B प्लस C मतलब A B C क्या है, A B, ये जो साइड्स होता है ना A B C होता है। तो ये जो ट्राइंगल है सोच लो A B C, तो साइड्स का जो भी वैल्यू रहेगा तो सोच लो 10 12 और 15 है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा 10 प्लस 12 प्लस 15 बटा 2। तो उसका बाद जो आएगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू निकालने के बाद सोच लो 12 आया तो 12 माइनस A का वैल्यू माइनस होगा इंटू 12 माइनस B का वैल्यू जो भी होगा माइनस होगा। तो ऐसे करके स्केलेन ट्राइंगल का एरिया निकालता है, क्षेत्रफल निकालता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाफ ऑफ पेरीमीटर या अर्ध परिसीमा। ठीक है, हाफ ऑफ पेरीमीटर या अर्ध परिसीमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसे मैं हर क्वेश्चन का 100% सॉल्यूशन दूंगा। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर। एल्यूमिनियम निम्न अयस्क से निकाला जाता है। मतलब एल्यूमिनियम कौन सा ओर से हम लोग निकालते हैं? तो ओर मतलब क्या है? जब भी हम लोग मिट्टी के अंदर से एल्यूमिनियम को निकालते हैं तो वो तो प्योर एल्यूमिनियम नहीं निकलता है ना, तो उसका साथ कुछ रहता है, तो वो जहाँ से निकालता है उसको बोलता है ओर या अयस्क। तो उसका अंदर से हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब निकालते हैं। तो किसका अंदर से वो निकालता है? बॉक्साइट से हम लोग एल्यूमिनियम को निकालते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। तो एल्यूमिनियम को हम लोग Al से डिनोट करते हैं, केमिकल फॉर्मूला होता है Al। और अगर हम लोग बात करेंगे, एल्यूमिनियम बहुत ही लाइट वेट होता है क्योंकि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.7, बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसलिए लाइट वेट होता है, इसलिए एयरक्राफ्ट में ये काम में आता है, फैब्रिकेशन में काम में आता है। ठीक है, तो ये हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, गुड वाहक होता है। और क्या होता है? ये जो होता है एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम होता है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड सॉफ्ट एंड टफ होता है। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट होता है एंड टफ होता है, और ये क्या लो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है। ओके, तो एल्यूमिनियम के बारे में पूरा डिटेल्स में बता दिया। और एक क्वेश्चन एल्यूमिनियम से आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो कभी कभी 659 डिग्री भी बोल देता है, कभी कभी 660 भी देता है, तो दोनों राइट आंसर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जो भी होता है तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी अगर बात करेंगे कि ये जो है लिमोनाइट, तो ये तो सब एक एक और है ना, तो एक एक और है, लिमोनाइट एक और है। तो लिमोनाइट से हम लोग क्या निकालते हैं? लिमोनाइट से हम लोग आयरन को निकालते हैं। ठीक है, गैलेना से हम लोग क्या निकालते हैं? लीड को निकालते हैं। बॉक्साइट से हम लोग क्या निकालते हैं? एल्यूमिनियम। पायराइट से हम लोग क्या निकालते हैं? कॉपर को। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे लिमोनाइट, तो लिमोनाइट से भी आयरन निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट होता है। और आयरन कहाँ कहाँ से निकालते हैं? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, और एक होता है कार्बोनेट। ठीक है, तो कार्बोनेट जब ये ऑप्शन में दे देता है तो कार्बोनेट किसका ओर है? तो ज़्यादातर स्टूडेंट ये गलत कर देते हैं, तो कार्बोनेट होता है आयरन का ओर। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे पायराइट्स का, तो पायराइट से हम लोग कॉपर को निकालते हैं, कॉपर को और एक चीज़ से निकालते हैं, और एक ओर से निकालते हैं, और एक अयस्क से निकालते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम है मेलाचाइट, मेलाचाइट। ठीक है, तो मेलाचाइट जो ओर है ना, उधर से 55% कॉपर हम लोगों को मिलता है, और जो पायराइटिस है, पायराइटिस ओर है, तो उधर से हम लोगों को 32% कॉपर निकालते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर। लीड कहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्टेड करते हैं? कौन सा अयस्क से हम लोग को लीड निकालते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाता है गैलेना। गैलेना से हम लोग लीड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, टीन स्टोन से हम लोग क्या करते हैं? टीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, टीन स्टोन या कैसेटराइट, कैसेटेराइट। ठीक है, तो टीन स्टोन या कैसेटराइट से हम लोग टीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसका बाद अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे हम बता दें लिमोनाइट से हम लोग आयरन को निकालते हैं, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, और गैलेना से लीड को। ठीक है, तो ये सभी का अगर मेल्टिंग पॉइंट का बात कर लेते हैं थोड़ा, तो जो एल्यूमिनियम होता है उसका होता है 660, लीड का होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, और टीन का होता है 232 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए 3-4 मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आप देख सकते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन जो 2 नंबर में भी पूछा है और 3 नंबर में भी पूछा है। कहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं एल्यूमिनियम को और लीड को? तो इस बार पूछ सकता है कि टीन को हम लोग कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तब राइट आंसर हो जाएगा टीन स्टोन या कैसेटराइट। ठीक है, तो आयरन को हम लोग कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? तब हो जाएगा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, और एक होता है कार्बोनेट। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, वर्नियर प्रोटेक्टर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। जो वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर होता है वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? किसका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं? तो एंगल का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग जानते हैं वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का जो स्केल होता है 23/12। ठीक है, तो 23 मेन स्केल के साथ 12 वर्नियर स्केल मैच करता है।
तो आप लोग को लिस्ट काउंट कैसे निकालना पड़ता वो तो मैं डेली क्लास में दिखा देता हूँ। अगर आप लोग को जानना है तो मेरा जो चैनल में अवेलेबल है वीडियो टेक्निकल न्यूमेरिकल का क्लासेस है, 2 क्लासेस में ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं कैसे लिस्ट काउंट निकालना पड़ता है। हार्ड क्वेश्चंस का मैं 100% सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया हूँ, ठीक है। तो वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर जो होता है वो एंगल को मेजरमेंट करता है, कितना एक्यूरेसी में मेजर करता है, 5 मिनट एक्यूरेसी में मेजर करता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे नॉर्मल बीवेल प्रोटेक्टर का तो उतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं देता है, 1 डिग्री एक्यूरेसी में मेजर करते हैं। 1 डिग्री मतलब हम लोग जानते हैं 60 मिनट। अगर हम लोग बात करेंगे वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का तो ये बहुत ज़्यादा प्रिसिशन होता है, इसका लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर के बारे में कुछ जानना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर गलत करते हैं, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर। तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसका राइट आंसर डिस को आंसर देते हैं, लेकिन इसका आंसर होता है डायल, ठीक है। तो डायल इज द राइट आंसर। ये जो डायल है, डायल में मेन स्केल ग्रेजुएशन रहता है, ठीक है, जो एक ग्रेजुएशन का वैल्यू होता है 1 डिग्री, ठीक है। तो डायल में रहता है मेन स्केल ग्रेजुएशन। तो डायल इज द इंटीग्रेटेड पार्ट या इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर। और एक क्वेश्चन आता है कि स्टॉक कब यूज होता है। तो जब भी हम लोग कोई एंगल मेजरमेंट करता है तो 2 सरफेस को कांटेक्ट में आना चाहिए, एक ब्लेड आता है और एक स्टॉक आता है। जो स्टॉक आता है वो रेफरेंस सरफेस का हिसाब से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, साइन बार इज यूज्ड फॉर। साइन बार क्या है पहले जानना है। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम होता है फाइंडिंग द एंगल ऑफ टेपर जॉब। कोई भी जॉब का टेपर एंगल निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं साइन बार को। तो साइन बार होता है इस शेप का, ठीक है, इस शेप का होता है। तो इस बीच में 2 रोलर रहता है, ठीक है। तो और बीच में एक होल रहता है। ये जो साइन बार है ये स्टेबिलाइज क्रोमियम स्टील से बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन बार इज मेड अप ऑफ स्टेबिलाइज क्रोमियम स्टील, ठीक है। साइन बार हम लोग कोई भी टेपर जॉब का एंगल निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और ये बीच में क्यों होल देते हैं, मेन पर्पस होता है इसको इजीली हैंडल करने के लिए, ठीक है। उसका बाद वेट को कम करने के लिए भी होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो साइन बार होता है तो उसमें होल्स क्यों रहता है, होल्स रहने का कारण होता है कि टू हैंडल द साइन बार इजीली, साइन बार को इजीली हैंडल करने के लिए हम लोग होल बीच में दे देते हैं, ठीक है। अगर ये पूछेगा एग्जाम में कि साइन बार का लेंथ हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं या साइन बार का साइज हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, तो ये जो 2 रोलर होता है ना, रोलर का सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है वही हो जाता है साइन बार का साइज, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। तो हम लोग साइन बार को और भी एक जगह में यूज़ करते हैं, जब भी हम लोग टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड का द्वारा टेपर टर्निंग करते हैं तो उसका मेजरमेंट लेने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं साइन बार, ठीक है। तो इसमें लैपिंग किया रहता है, साइन बार जो होता है ना, तो साइन बार में हाई फिनिश होता है तो लैपिंग भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, ट्राई स्क्वायर इज यूज टू मेजर। जो ट्राई स्क्वायर है ना, वो ट्राई स्क्वायर हम लोग क्या मापने के लिए यूज करते हैं, तो 90 डिग्री एंगल ऑफ द जॉब का 90 डिग्री चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। या कभी कभी क्वेश्चन में देते हैं स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राई स्क्वायर। तो दोनों सेम है। स्क्वायरनेस, स्क्वायर मतलब क्या है, एक एंगल 90 डिग्री होता है ना, तो स्क्वायरनेस या 90 डिग्री चेक करने के लिए, कोई भी जॉब का चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर इज मेड अप ऑफ, अगर क्वेश्चन अगर आएगा तो हो जाएगा हार्डेंड स्टील, हार्डेंड स्टील से ट्राई स्क्वायर बनता है। तो ट्राई स्क्वायर में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ब्लेड और एक होता है स्टॉक, ठीक है। तो कभी कभी बोलते हैं ट्राई स्क्वायर का साइज हम लोग कैसे लेते हैं, लेंथ ऑफ द ब्लेड का जितना लेंथ होता है उसका हिसाब से हम लोग ट्राई स्क्वायर का साइज मानते हैं, ठीक है। और ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी क्या होता है, 0.002 mm पर 10 mm, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका साथ भी 3-4 क्वेश्चंस मैं बता के जा रहा हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बार नहीं पूछा इसका मतलब ये नहीं कि अगला बार नहीं पूछेगा। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी में नोट्स डाउन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना अच्छा और इतना ज़्यादा डिस्कस कोई भी यूट्यूबर नहीं करेगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करते रहना, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन है,
लिस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक माइक्रोमीटर इज, मेट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 mm होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। अगर इंच में पूछता है या ब्रिटिश में पूछता तब क्या हो जाता है, 0.001 इंच। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। और माइक्रोमीटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, मेट्रिक माइक्रोमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर भी होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर भी होता है। तो आउटसाइड मतलब एक्सटर्नल डाया को चेक करता है, इनसाइड मतलब इंटरनल डायामीटर को चेक करता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रिसिशन होता है वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट होता है 0.02, तो ये उससे भी प्रिसिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को चेक करने के लिए या मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं एम्पेयर मीटर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एम्पेयर मीटर भी कभी कभी देता है, कभी कभी एम मीटर भी देता है, तो दोनों सेम है। तो वोल्ट मीटर हम लोग किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए। ओहम मीटर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो होता है ए, तो ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल, आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ -40 डिग्री सेंटीग्रेड इन डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स, मतलब क्या बोल रहा है, ये जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस में दिखा रहा है, तो वो फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मैच किया करेगा। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन में आता है कि कौन सा डिग्री टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल समान रीडिंग देता है, इक्वल रीडिंग देता है, वो होता है -40 डिग्री। ठीक है, तो -40 डिग्री में सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल सेम रीडिंग देता है। अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है C/5 = F-32/9। ठीक है, तो C का जगह अगर हम लोग -40 को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, C/5 तो हो जाएगा 40/5 और F-32/9। ठीक है, तो इसको कटने के बाद 8 आएगा, तो ऐसे आएगा। नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं -72 = F-32, तो आप देख सकते हैं F = हो जाएगा -40। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है कि कौन सा टेम्परेचर में दोनों सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल वैल्यू देता है, तब हो जाता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नॉर्मली ज़्यादातर लोग ऐसे बता देते कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं ऐसे करके भी दिखा दिया कि कैसे आता है। ठीक है, तो अब लोगों को अगर क्वेश्चन याद नहीं है तो क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करके देखना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर याद नहीं है तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, तो वो इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मली होता है, इसका वैल्यू होता है 212 डिग्री F। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग को याद रहना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 212 डिग्री F समान है। अगर तुम लोग चेक करना चाहते हो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का साथ F फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, तो ये 212 डिग्री F ही आएगा। ठीक है, तो C/5 = F-32/9 जो फॉर्मूला है उसमें भी आप लोग डाल के देख सकते हैं, अगर याद नहीं है तो। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को मालूम नहीं है तो आप लोग नॉर्मली फॉर्मूला में डाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसे सेम होता है 212 डिग्री F। ठीक है, तो ये होता है फ़ारेनहाइट में, ये होता है सेल्सियस में। तो और एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये सेंटीग्रेड में होता है, तो इसका वैल्यू कब समान होगा, फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, वो होगा 32 डिग्री F। ठीक है, तो दोनों समान है। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का साथ 212 डिग्री F समान है, वैसे इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है दोनों सेम है। ठीक है, तो इसको आप लोग नॉर्मली फॉर्मूला में डाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री F सेम है, ये होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, स्क्राइबिंग ब्लॉक इज यूज टू, तो पहले जानना है स्क्राइबिंग ब्लॉक किसका दूसरा नाम है, तो सरफेस गेज का दूसरा नाम है स्क्राइबिंग ब्लॉक। ठीक है, या मार्किंग ब्लॉक भी बोल सकता है। तो
सरफेस गेज या स्क्राइबिंग ब्लॉक हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? लोकेट द सेंटर पोर्शन को लोकेट करने के लिए और क्या मार्किंग करने के लिए। ठीक है, तो ये मार्किंग टूल का अंदर आता है, ये लेआउट पर्पस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूपोला इज कॉल्ड। जो प्रोडक्ट ऑफ क्यूपोला मतलब क्या? क्यूपोला एक फर्नेस होता है, तो क्यूपोला फर्नेस से जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या है? वो कास्ट आयरन है। ठीक है, तो क्यूपोला फर्नेस से जो प्रोडक्ट निकलता है वो कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन का अंदर 2 से 4% कार्बन रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कास्ट आयरन में कितना परसेंटेज कार्बन रहता है? 2 to 4% कार्बन रहता है। नेक्स्ट, तो कास्ट आयरन में क्या क्या रहता है? कार्बन रहता है, आयरन रहता है और सिलिकॉन रहता है। आप लोग को ये 3 चीज याद रहना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रॉट आयरन हम लोग कौन सा फर्नेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो कौन सा फर्नेस से निकालते हैं? पडलिंग फर्नेस से। ठीक है, PUDDLING। तो रॉट आयरन को हम लोग पडलिंग फर्नेस से निकालते हैं, मतलब पडलिंग फर्नेस का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है रॉट आयरन। तो रॉट आयरन सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है रॉट आयरन, जो होता है 99.99% आयरन इसके अंदर रहता है। अगर हम लोग बात करेंगे कार्बन की कितना परसेंटेज रहता है? बहुत कम, 0.01% रहता है। ठीक है, और पिग आयरन कौन सा फर्नेस से निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं इसको ब्लास्ट फर्नेस से। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस से। तो ये ब्लास्ट फर्नेस से निकालता है, ये होता है इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, सबसे अशुद्ध रूप होता है आयरन का, पिग आयरन। तो पिग आयरन में कार्बन, मैंगानीज, सिलिकॉन, फॉस्फोरस सब कुछ रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है, इसमें कार्बन परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए पिग आयरन को फिर से क्यूपोला फर्नेस में डालना पड़ता और उसका बाद कास्ट आयरन निकालता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, दिस फाइल इज। तो क्वेश्चन में पूछ रहे ये जो क्रॉस सेक्शन है, तो इसमें जो टीथ है, तो ये कौन सा काट ऑफ फाइल का टीथ है? तो रफ कट फाइल का टीथ है। तो ये जो काट है, तो ये फाइल काट का हिसाब से है। हम लोग जानते हैं जो फाइल होता है, तो फाइल को हम लोग स्पेसिफाई कैसे करते हैं? 4 चीज से करते हैं, लेंथ, शेप, काट एंड ग्रेड। ठीक है, लेंथ मतलब क्या है? 150 mm या 300 mm। शेप मतलब क्या है? या ट्राइंगल या स्क्वायर या नाइफ फाइल जो भी है। और काट मतलब क्या है? सिंगल काट, डबल काट, रफ काट या कार्ड काट। और ग्रेड मतलब क्या है? जैसे रफ ग्रेड, बस्टर्ड, सेकेंड काट, स्मूथ और डेड स्मूथ। तो ये काट का हिसाब से है, तो इसका राइट आंसर रफ कट फाइल। तो रफ कट फाइल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं 2 क्वेश्चन में कि रफ कट फाइल का शेप क्या होता है। तो रफ कट फाइल का शेप होता है हाफ राउंड शेप, इसका बीच में जो टीथ रहता है, टीथ का शेप होता है ट्राइंगल शेप। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ट्राइंगल शेप है, इसीलिए रफ कट फाइल इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सपोज टू बी मोर एक्यूरेट। ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, 4 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है? तो माइक्रोमीटर इज द राइट आंसर। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm, वर्नियर कैलिपर का होता है 0.02, इंजीनियर रूल का होता है 0.5। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ये एक्यूरेट होता है। जो वर्नियर डायल गेज है उसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है माइक्रोमीटर। ठीक है, तो माइक्रोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, व्हिच गेज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग गैप बिटवीन 2 मेटिंग सरफेसेस। मतलब क्या बोल रहे हैं? कौन सा गेज यूज होता है जब 2 मेटिंग सरफेस रहता है? ऐसे 2 मेटिंग जब 2 सरफेस जब मैच करता है, उसका बीच में जो गैप रहता है उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फीलर गेज यूज करते हैं। ठीक है, वायर गेज जो है, वायर गेज का द्वारा हम लोग क्या करते हैं? कोई भी अगर वायर जो रहता है या सीट रहता है, तो उसका थिकनेस को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फीलर गेज। वायर गेज का रेंज होता है 0 to 36। ठीक है, तो ये निमी का हिसाब से होता है 0 to 40 होता है, एशियन के हिसाब से 0 to 50 होता है, अलग अलग जो बुक है उसका हिसाब से। तो 0 to 36 इज द स्टैंडर्ड। तो ये टोटल 37 नंबर में अवेलेबल होता है, क्योंकि 0 भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका साइज कवर में, तो 0 में सबसे ज़्यादा साइज होता है। 0 से जब भी आगे बढ़ेगा 1 2 3 4 जब भी करेगा तो उसका साइज धीरे धीरे छोटा होता रहेगा। ठीक है, तो
तो ये होता है मेन फंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSW थ्रेड हैज़ एंगल ऑफ, जो BSW BT स्टैंडर्ड विथवर्ड थ्रेड का एंगल क्या होता है, वो होता है 55 डिग्री। और 2-3 थ्रेड होते हैं जैसे BSP थ्रेड, BT स्टैंडर्ड 5 थ्रेड, BASF, BT स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड जो पाइप में यूज होता है, BSP थ्रेड, और BASF मतलब ऑटोमोबाइल पर्पस में यूज होता है। तो इन तीनों का एंगल होता है 55 डिग्री। तो तीनों का डेप्थ क्या होता है, डेप्थ का फॉर्मूला होता है 0.6403 इंटू पिच। ठीक है, तीनों का सेम होता है, BASF, BSW और BSP थ्रेड का। ठीक है, फुल फॉर्म जानना चाहिए, फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है। तो 45 डिग्री किसका एंगल है, बट्रेस थ्रेड का एंगल होता है 45 डिग्री। ठीक है, बट्रेस थ्रेड का। तो कारपेंटर भाइस में बट्रेस थ्रेड यूज होता है। तो इसका डेप्थ का फॉर्मूला होता है 0.75 इंटू पिच। अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा डेप्थ होता है बट्रेस थ्रेड का, उसका बाद होता है वार्म थ्रेड का। लेकिन अगर हम लोग थियोरिटिकल या कोई भी एग्जाम का बात करेंगे तो इन सभी जगह में वार्म थ्रेड को राइट आंसर मानता है, वार्म थ्रेड का डेप्थ सबसे ज़्यादा मानता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल आंसर होता है बट्रेस थ्रेड, क्योंकि बट्रेस थ्रेड का जो डेप्थ का फॉर्मूला होता है 0.75 इंटू पिच, और वार्म थ्रेड का होता है 0.6866 इंटू पिच। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हम लोग को याद रहना चाहिए। 60 डिग्री होता है मेट्रिक थ्रेड का एंगल, 29 डिग्री होता है एक्मी थ्रेड का एंगल। तो 29 डिग्री एक्मी थ्रेड का एंगल होता है। तो डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, पिच बटा 2 प्लस 0.25। ठीक है, तो डेप्थ का ये फॉर्मूला होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी देता है 0.5 इंटू पिच प्लस 0.25, तो सेम है। और 60 डिग्री है मेट्रिक थ्रेड का, तो मेट्रिक थ्रेड का डेप्थ का फॉर्मूला होता है 0.6134 इंटू पिच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का, द लेंथ ऑफ द फाइल इज मेजर्ड। जो फाइल होता है ना, फाइल होता है काटिंग टूल। एक फाइल ऐसा होता है जिसका लेंथ कैसे लेते हैं हम लोग, तो लेंथ लेता है टिप टू हील। ठीक है, तो ये होता है, इसका राइट आंसर होता है टिप टू हील या पॉइंट टू हील, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से पॉइंट टू शोल्डर इज द राइट आंसर। लेकिन एक्चुअली इसका राइट आंसर होता है पॉइंट टू हील या टिप टू हील, पॉइंट को टिप बोलता है। और फाइल जो होता है, फाइल एक काटिंग टूल। फाइल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मेटल रहता है तो उसको मेटल को रिमूव करने के लिए हम लोग फाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फाइल बनता है हाई कार्बन स्टील या हाई ग्रेड कास्ट स्टील। ज़्यादातर जगह में हाई कार्बन स्टील को राइट आंसर मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल थ्रेड आर चेक्ड बाय, चेक करने के लिए बोल रहा है, मेजर करने के लिए नहीं बोला। एक्सटर्नल थ्रेड को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो स्क्रू रिंग गेज का द्वारा हम लोग मेजर करते हैं। हम लोग जानते हैं गेज होता है एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये चेकिंग पर्पस में यूज़ होता है। जो बनता है गेज बनता है एलॉय स्टील से। ठीक है, तो जब भी बोलेगा रिंग गेज मतलब क्या है, आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए बोल रहा है। और जब भी बोलेगा प्लग गेज मतलब इनसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए बोल रहा है। तो इधर बोला एक्सटर्नल थ्रेड मतलब आउटसाइड डायमीटर, और एक्सटर्नल थ्रेड मतलब क्या, एक्सटर्नल जो साइज उसको मेजरमेंट करने के लिए बोल रहा है। तो स्क्रू रिंग गेज यूज होगा। ठीक है, तो थ्रेड है इसलिए स्क्रू हो रहा है, तो रिंग गेज होता है आउटसाइड मेजरमेंट के चेक करने के लिए। और अगर हम लोग बात करते हैं, अगर पूछता कि इंटरनल थ्रेड आर चेक्ड बाय, तब हो जाता थ्रेड प्लग गेज। ठीक, अगर क्वेश्चन में पूछता कि आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए क्या यूज होता है, तब होता है रिंग गेज। और अगर बोलते हैं इनसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए क्या यूज होता है, वो होता है प्लग गेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग फाई रिप्रेजेंट्स, तो फाई क्या रिप्रेजेंट करता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, डाया साइज ऑफ जॉब मतलब डायमीटर को ये इंडिकेट करता है। डायमीटर को इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फाई का चिन्ह। ठीक है, तो NaCl में ड्राइंग से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, स्केल 1:2 इन ड्राइंग इंडिकेट्स। जो स्केल 1:2 होता है ना, इस स्केल का एक नाम होता है, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो साइज रहता है ना, सोच लो ड्राइंग का साइज 10 mm है, कोई भी एक सोच लो ऐसा ड्राइंग है। ठीक है, ऐसा ड्राइंग है, तो एक एक साइड का वैल्यू सोच लो, इधर 10 है, इधर 15 है, और ए वाला 20 है। तो 1:2 स्केल मतलब क्या है, ए रिड्यूसिंग स्केल मतलब रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो डायमीटर को हम लोग लिखेंगे ना, तब क्या हो जाएगा,
डायमीटर को हम लोग लिखेंगे 5 हो जाएगा, इसको हम लोग 5 लिखेंगे, इसको 10 लिखेंगे और ये हो जाएगा 7.5। तो रिड्यूसिंग स्केल में क्या होता है, ये आधा हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। 1:2 मतलब ये आधा हो जाएगा। ठीक है, 1:3 मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर डायमेंशन में 9 रहेगा तो इसको हम लोग 3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब ड्राइंग कहाँ यूज होता है, जब भी हम लोगों को कोई भी बड़ा बड़ा ड्राइंग बनाना पड़ता, कोई ब्रिज का या कोई बिल्डिंग का ड्राइंग बनाना पड़ता, तब तो उतना बड़ा बड़ा डायमेंशन लेना मतलब मुमकिन नहीं होता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसिंग स्केल यूज़ करते हैं। सोच लो ये एक जगह का माप है 300 मीटर है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 300 मीटर तो लिख नहीं सकते ना, तो हम लोग 1:100 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग स्केल हो जाएगा, तब वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 मीटर लिखेंगे। तो ये रिड्यूसिंग स्केल होता है, रिड्यूस हो जाता है। और एक होता है इनलार्ज स्केल। ठीक है, और एक होता है इनलार्ज स्केल। तो ये क्या हो जाएगा, जो डायमेंशन है, छोटा डायमेंशन है, छोटा सोच लो जैसे वॉच का पार्ट्स होता है, घड़ी का पार्ट्स होता है, ये छोटा छोटा डायमेंशन है, तो उतना छोटा तो हम लोग माप नहीं ले सकते, तो उसको बड़ा करना पड़ेगा। तो सोच लो अगर वैल्यू है 2 mm, तो 2:1 स्केल में क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, मतलब वो डबल हो जाएगा। 3:1 मतलब क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो ये होता है इनलार्ज स्केल। तो ये 2 स्केल आप लोग को याद रहना चाहिए। तो इधर क्या बोला है, 1:2 मतलब क्या, ड्राइंग मेड इज 1/2 साइज ऑफ द जॉब। मतलब 1:2 मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाता ड्राइंग का जो साइज रहता है उसका हाफ हो जाता। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग स्केल और एक इनलार्ज स्केल होता है। तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कोई भी चैनल आप लोगों को नहीं देगा। हम क्यों देते हैं कि हमको उतना ज़्यादा क्लास नहीं लेना है कि डेली 1-2 वीडियो बनाना है। हम जब भी वीडियो बनाएंगे एक प्रॉपर और इम्पोर्टेंट वीडियो बनाएंगे जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसीलिए हम डेली नोट्स कलेक्ट करते हैं, एक वीडियो में जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को दे सकें। तो इसीलिए मैं एक वीडियो में जितना ज़्यादा हो सके मैं आप लोग को पॉइंट्स बता देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे अगर आप लोग चाहते हैं मेरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स का साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन, इन ड्राइंग सरफेस फिनिश इज डिनोटेड बाय। जब भी हम लोग सरफेस फिनिश को लिखते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्राइंगल का द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, समबाहु त्रिभुज जिसका एंगल होता है 60 डिग्री। तो एंगल भी पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पहले ही बता दिया आप लोगों को कि ये जो सिंबल होता है किसका सिंबल है, तो ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन आने से पहले मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चंस को बता दिया। मतलब क्या है, जो स्टूडेंट मेरा वीडियो डेली देखता है, मेरा चैनल का साथ डेली जुड़े है, वो सभी स्टूडेंट के लिए एक कोई भी मतलब क्वेश्चंस आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन डेली क्लास में सॉल्व करा देता हूँ। तो पहले ही मैं बता दिया कि ये क्वेश्चंस आ सकता है, तो ये देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी आ गया है। तो साइंस से जो भी क्वेश्चंस आता है मैं धीरे धीरे टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, मेरा चैनल का जो भी वीडियो है, जितना भी वीडियो है, आप लोग को पूरा देखना है। अगर आप लोग देख पाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं एक वीडियो में इतना ज़्यादा पॉइंट बताता हूँ कि आप लोगों का जो दूसरा चैनल का वीडियो देखते हैं ना, तो उस चैनल का अगर 5 वीडियो देखेंगे तो मेरा एक वीडियो का समान होगा। आप एक बार कंपेयर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का बारे में पूछ रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब क्या है, जो क्वांटिटी है कोई मतलब किसी दूसरा क्वांटिटी के साथ मिक्स होके नहीं बनता, ये खुद एक मौलिक जिसको बोलता है मौलिक परिमाण है। ठीक है, तो ये मास जो होता है, मास का जैसे हम लोग यूनिट जानते हैं केजी, लेंथ का जो होता है लेंथ होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, जैसे करंट का होता है एम्पेयर, लुमिनियस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। तो टोटल हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है। तो एक मेरे को याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो आप लोग को याद रहना चाहिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, मौलिक परिमाण होता है, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होता है। एक होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे मोमेंटम, फोर्स, वॉल्यूम, मास, फोर्स, टाइम, मास, प्रेशर, हाइट, ये अगर बात करेंगे ना तो ये होता है डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट मतलब क्या है, जो क्वांटिटीज 2 या
दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मदद से बनता है उसको बोलता है डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो कैसे हम लोग को पता चलेगा? मोमेंटम मतलब क्या है? मोमेंटम मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं मास होता है एक फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका यूनिट होता है केजी। तो वेलोसिटी हम लोग जानते हैं, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का। सेकेंड किसका यूनिट होता है? टाइम का। तो सब कुछ आप देख सकते हैं। वेलोसिटी मतलब क्या है? मास पर सेकेंड। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि एक एक फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेके ये टोटल एक डेराइव्ड यूनिट बना है। तो ये अगर बाद में देखेंगे फोर्स का, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास मतलब क्या है? केजी। और एक्सीलरेशन मतलब क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ के यूनिट है। सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम स्क्वायर। ठीक है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसा क्वांटिटीज होता है जो डेराइव्ड यूनिट को बनने में मदद करता है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज अकेला एक क्वांटिटी होता है, ये किसी का भी मदद से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोअर स्टेडी इज फिक्स्ड इन द। जो फॉलोअर स्टेडी होता है, पहले जानना है स्टेडी क्या है, स्टेडी रेस्ट क्या है। जब भी हम लोग कोई भी लंबा जब को लेद में टर्निंग करते हैं, तब इसका अगर लेंथ इसका डायमीटर से 10 गुना से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इसका डायमीटर सोच लो 25 mm, तो इसका लेंथ अगर इसका साथ अगर मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा? 250। तो इसका लेंथ अगर 250 mm से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तब क्या होता है? इसको सपोर्ट देने के लिए एक चीज़ का जरूरी होता है जिसको बोलते हैं स्टेडी रेस्ट। ठीक है, तो स्टेडी रेस्ट क्या होता है? स्टेडी रेस्ट जब भी हम लोग लेद में जॉब को टर्निंग करते हैं, लंबा जॉब को, तो ओवर हैंगिंग लोड को सहायता देने के लिए स्टेडी रेस्ट यूज होता है। तो स्टेडी रेस्ट होता है, फिक्स स्टेडी रेस्ट होता है, फॉलोअर स्टेडी रेस्ट होता है। ठीक है, फॉलोअर स्टेडी रेस्ट और फिक्स स्टेडी रेस्ट। तो फिक्स्ड जो स्टेडी रेस्ट होता है वो लेद बेड में फिक्स्ड होता है और एक ही पोजीशन में वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो इसके लिए तो ये जो स्टेडी रेस्ट होता है, फिक्स स्टेडी रेस्ट, इसका 3 पैड होता है और एक एक पैड बनता है किस मटेरियल से? फॉस्फोरस ब्रोंज से बनता है, फॉस्फोरस ब्रोंज से बनता है। ठीक है, और जो फॉलोअर स्टेडी होता है वो क्या करते हैं? काटिंग टूल को फॉलो करते करते आगे बढ़ता है। तो एक काटिंग टूल जो होता है ना, उसका पीछे रहता है। तो और एक इसका 2 पैड रहता है। एक काटिंग टूल अगर इधर से काट रहा है तो एक पैड इधर रहता है, मतलब बीच में जॉब रहता है। ठीक है, काटिंग टूल का ऑपोजिट एक रहता है और ऊपर में एक पैड रहता है। तो इसका 2 पैड्स रहता है। और अगर हम लोग बात करेंगे फॉलोअर स्टेडी रेस्ट हम लोग फिक्स करते हैं कहाँ पे? सैडल में फिक्स करते हैं। ठीक है, तो इधर क्वेश्चन में पूछा है फॉलोअर स्टेडी रेस्ट को हम लोग कहाँ फिक्स करते हैं? सैडल में फिक्स करते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में कैरेज भी दे देते हैं, तो कैरेज इसका राइट आंसर भी तब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमीटर ऑफ द वर्कपीस शुड बी टर्न बिफोर कटिंग एक्सटर्नल थ्रेड। मतलब कोई भी एक्सटर्नल थ्रेड कटने के लिए सबसे पहले हम लोग को कौन सा डायमीटर को टर्न करना चाहिए? हम लोग को एक्सटर्नल डायमीटर या मेजर डायमीटर को टर्न करना चाहिए, उसका बाद ही थ्रेड काटेंगे ना। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। थ्रेड काटते कैसे? एक्सटर्नल थ्रेड डाई का मदद से हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं और इंटरनल थ्रेड हम लोग टैप का मदद से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होनिंग इज यूज्ड। जो होनिंग होता है हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ऑन सरफेस ब्रॉट टू ए हाई डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश। कोई भी जब इंटरनल पार्ट रहता है ना, तो उसका इंटरनल पार्ट को हाई सरफेस फिनिश या हाई डिग्री ऑफ फिनिश देने के लिए हम लोग होनिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। लैपिंग होता है एक्सटर्नल सरफेस में भी हम लोग कर सकते हैं और इंटरनल सरफेस में भी कर सकते हैं, लेकिन होनिंग हम लोग सिर्फ इंटरनल सरफेस में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल ड्रिलिंग ऑन लेद। लेद में जब भी हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, व्हाट द ड्रिल शुड बी फिक्स्ड। लेद में ड्रिलिंग करने का टाइम हम लोग कहाँ फिक्स करते हैं? ड्रिल को टेल स्टॉक में फिक्स करते हैं। ठीक है, तो टेल स्टॉक के हैंडल घुमा के हम लोग क्या करते हैं? फीड को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, द साइज ऑफ सिलिंड्रिकल मिलिंग कटर इज गिवन बाय। जो सिलिंड्रिकल मिलिंग कटर होता है उसका साइज हम लोग कैसे देते हैं? डायमीटर, जो भी डायमीटर होता है, अगर सोच लो 200 mm डायमीटर, या विद जो भी है सोच लो 30 mm विद, और बोर साइज जो भी है सोच लो 40। ठीक है, तो इसका हिसाब से हम लोग सिलिंड्रिकल मिलिंग कटर को हम लोग साइज को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट इन यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। जो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन होता है तो उसमें कौन सा एक प्रॉपर्टी नहीं होता है?
फर्स्ट ऑप्शन, हेलिकल गियर कैन बी कट बाय सेटिंग इट्स टेबल एट एन एंगल। हम लोग टेबल को कोई भी एंगल में घुमा के हेलिकल गियर काट सकते हैं। तो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का एक यूनिक फीचर है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। हेलिकल गियर हम लोग यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में काटते हैं। सेकेंड नंबर का ऑप्शन, इट्स टेबल कैन बी गिवन फीट, मतलब टेबल को भी हम लोग फीट दे सकते हैं। और इट्स टेबल कैन बी टर्न 45 डिग्री टूवर्ड्स राइट और 45 डिग्री टूवर्ड्स लेफ्ट एट द बेस। ये जो बेस है ना, तो टेबल को हम लोग 45 डिग्री लेफ्ट में भी घुमा सकते हैं और 45 डिग्री राइट में भी घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का फीचर होता है। लेकिन रफ एंड थिक कट कैन बी टेकन ऑन इट, तो ये वाला नहीं होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, व्हिच टाइप ऑफ मोशन इज प्रोवाइडेड बाय रैक टू द मशीन टेबल और स्लाइड्स। मतलब क्या बोल रहे हैं, रैक और पिनियन जो होता है ना, तो कौन सा टाइप का मोशन देता है। तो रैक का रोटरी मोशन क्या होता है, रैक का अगर जो रोटरी मोशन होता है वो लीनियर मोशन में बदल जाता है, तो लीनियर मोशन देता है, ठीक है। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा लीनियर मोशन। तो रैक में क्या होता है, रोटरी मोशन जो घुमाता है, रोटरी मोशन वो लीनियर मोशन में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल पोस्ट ऑफ प्लेनिंग मशीन इज माउंटेड ऑन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा एग्जाम में आज तक पूछा गया है कि प्लेनिंग मशीन का टूल पोस्ट हम लोग कहाँ फिक्स करते हैं। तो क्लैपर बॉक्स इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत सारा स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्रॉस टेल देता है, लेकिन ये गलत है। तो क्लैपर बॉक्स इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का, द टेपर ऑफ इंटरनल डॉवटेल कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। जो टेपर है ना, इंटरनल डॉवटेल, डॉवटेल मतलब क्या है, जो लेद बेड में होता है, ऐसे लेद बेड होता है। तो लेद बेड में जो डॉवटेल रहता है, ऐसे हम बना दिया। तो ये जो डॉवटेल रहती है, इंटरनल टेपर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बॉल यूज़ करेंगे, उसका साथ स्लिप गेज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालना पड़ता है, डॉवटेल का एंगल और माप कैसे निकालना पड़ता है, ये भी मैं टेक्निकल न्यूमेरिकल का सीरीज में दिखा दूंगा। तो जो स्टूडेंट अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा, टेक्निकल न्यूमेरिकल का सीरीज अभी तक नहीं देखा, वो वाला स्टूडेंट टेक्निकल न्यूमेरिकल का वीडियो मेरा चैनल में अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम देने के लिए, कोई भी टेक्निकल एग्जाम देने के लिए टेक्निकल न्यूमेरिकल को आप लोग को आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ नार्लिंग इज दिस। ये कौन सा टाइप का नार्लिंग है। तो पहले जानना है नार्लिंग क्या है। नार्लिंग होता है एक फॉर्मिंग ऑपरेशन, एक लेद ऑपरेशन होता है। जनरली क्या होता है, हम लोग लेद में काटिंग करते हैं, थ्रेड करते हैं, जो भी करते हैं, टर्निंग करते हैं, लेकिन एक फॉर्म होता है और कुछ नहीं। तो नार्लिंग हम लोग करते क्यों, गुड ग्रिप पाने के लिए, मतलब ग्रिप अच्छा से हो सके इसके लिए, और पॉजिटिव हैंडलिंग के लिए। मतलब अगर अच्छा से हम लोग उसको ग्रिप कर सकते हो तो इजीली हम लोग हैंडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इट्स गुड अपीयरेंस। नार्लिंग जो होता है ये बहुत ही स्लो स्पीड में करते हैं हम लोग। तो जो टर्निंग स्पीड होता है ना, तो टर्निंग स्पीड का 1/3 स्पीड में होता है। सोच लो 90 मीटर पर मिनट पर हो रहा है टर्निंग, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर मिनट, मतलब 1/3 ऑफ टर्निंग स्पीड में होता है, ठीक है। तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। एक जनरली हम लोग सॉल्यूबल ऑयल यूज़ करते हैं नार्लिंग करते टाइम, और अगर गुड फिनिश पाने के लिए हम लोग स्ट्रेट कटिंग ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो होता है डायमंड नार्लिंग होता है, डायमंड से पैटर्न ये देता है, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। तो ये इसके लिए 2 रोलर रहता है, एक रोलर होता है राइट हेलिकल टीथ और एक रोलर में रहता है लेफ्ट हेलिकल टीथ। तो इसलिए 2 रोलर जब मैच करता है तब ये ऐसे ऐसे पैटर्न बना देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। और स्ट्रेट नार्लिंग कैसे होता है, स्ट्रेट नार्लिंग होता है ऐसे ऐसे होता है स्ट्रेट नार्लिंग। और क्रॉस नार्लिंग कैसा होता है, क्रॉस नार्लिंग ऐसे ऐसे होता है, स्क्वायर बॉक्स जैसा होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। नार्लिंग का 3 पिच होता है, 1.75 ये होता है कोर्स पिच, और 1.25 ये होता है मीडियम पिच, और 0.75 ये होता है फाइन पिच, ठीक है। तो ये तीनों पिच आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ रिवेट हेड इज दिस। इसमें कौन सा टाइप का रिवेट हेड का बात कर रहा है। तो ये जो रिवेट हेड है ये स्नैप हेड है, स्नैप हेड रिवेट है। तो स्नैप हेड रिवेट हम लोग जनरली नॉर्मल पर्पस में यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट देता है। और पैन हेड रिवेट क्या है, पैन हेड रिवेट होता है स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पैन हेड रिवेट। और ये जो होता है मास्टूम हेड रिवेट, मास्टूम हेड रिवेट कैसा होता है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, थोड़ा सा इस टाइप का होता है, मतलब इस टाइप का। वो थोड़ा सा स्नैप हेड रिवेट नहीं, थोड़ा सा चेप्टा जैसा होता है, उससे कम होता है।
जब भी हम लोग काउंटर संक हेड रिवेट लगाते हो तो वो काउंटर सिंक होल भी चाहिए, ठीक है। तो उसका बाद क्या होता है, ये जो हेड होता है ये कोई भी सरफेस के ऊपर नहीं रहता, इसीलिए हम लोग को एक्सीडेंट भी नहीं होता काउंटर सिंक हेड में। क्वेश्चन नंबर 35, इन लेद द कैरेज एंड टेल स्टॉक, मतलब क्या बोल रहे हैं, इसमें गाइडवेज का बात कर रहा है। तो इसमें कितना गाइडवेज होता है, 2 गाइडवेज होता है, ठीक है। एक होता है फ्लैट गाइडवेज और एक होता है वी गाइडवेज, तो दोनों होता है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं डिस्कस कर दिया टोटल 35 क्वेश्चन। अब देख सकते हैं 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करने में कितना ज़्यादा टाइम मेरे को लग गया, क्योंकि मैं 35 क्वेश्चन का साथ एटलीस्ट 35 × 4 आप लोग सोच लीजिए, तो एटलीस्ट 140 या 150 क्वेश्चंस बन गया है। मेरा क्लास मतलब ऐसे होता है, छोटा सा क्वेश्चन को लेकर हम लोग बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस में जाएंगे, तो ये मेरा क्लास का फंडा होता है, ठीक है। तो अगर आज का क्लास पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जो स्टूडेंट आज का वीडियो पूरा देखे वो सभी स्टूडेंट के लिए मेरा तरफ से थैंक्स है। आप लोग और भी आगे जाओगे, आप लोगों के लिए बहुत कुछ इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग ऐसे प्रिपरेशन करते रहोगे तो बहुत जल्दी आप लोग अपना मंजिल में पहुंच जाओगे। तो चैनल को सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।